नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा जीएस का 29वां प्रैक्टिस सेट है। ये सभी क्वेश्चन या तो एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है या सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिहार में, गोवा में या छत्तीसगढ़ में? तो देखो, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन की बात करूं तो ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है, जो गंगा डॉल्फिन है उसको सुरक्षित रखने के लिए ये वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था। ठीक। दूसरी चीज, जो गंगा डॉल्फिन है ये इसे जो है इसे भारत का राष्ट्रीय क्या बनाया गया? जलीय जीव बना दिया। जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। अब इसे जलीय जीव घोषित किया है तो कब किया गया था? इसके उपलक्ष्य में एक दिवस बनाया जाता है, वो दिवस का नाम है गंगा डॉल्फिन दिवस। गंगा डॉल्फिन दिवस जिसे भैया 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? गंगा डॉल्फिन दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से सदैव ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो कौन सी परत में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में? तो देखो, ओजोन जो परतें होती हैं वो समताप मंडल में होती हैं। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई, भैया ऊंचाई की बात करूं मैं, इसकी जो ऊंचाई है 13 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर के समथिंग है। वहीं बात करूं ये जो है ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ठीक है, और विषुवत पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर होती है भैया। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट सदैव याद रखना कि 165 मीटर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है भैया? घटता है। देखो, अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा और गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इस चीज को सदैव याद रखना। ठीक। अगर मैं बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 2, समताप मंडल की। किसकी भाई? समताप मंडल के बारे में बात करते हैं। इसकी जो ऊंचाई है, देखो समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है भैया?
50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। यानी कि मतलब क्षोभ मंडल से ऊपर 13 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक किसकी ऊंचाई है? समताप मंडल की ऊंचाई है। समताप मंडल में एक तो मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं भैया? समताप मंडल में होती हैं। वहीं दूसरी बात करूं, जो वायुयान है, वायुयान जो उड़ाए जाते हैं वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। ठीक, वहीं बात करूं आगे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट है मध्य मंडल। देखो मध्य मंडल, मध्य मंडल की जो ऊंचाई है, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर है भैया। औसतन ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर है। मध्य मंडल में उल्का पिंड जो आते हैं, उल्का पिंड कहां पर नष्ट हो जाते हैं भैया? उल्का पिंड जो मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहीं चौथा पॉइंट बात करूं आयन मंडल की। आयन मंडल की जो ऊंचाई है भैया, आयन मंडल की ऊंचाई भैया, आयन मंडल की औसतन ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वो आयन मंडल में होती है। ठीक, आयन मंडल की एक विशेषता है भैया, जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे वो इस मंडल से ही लौट जाती हैं, जिस कारण हम टीवी पे जो भी चीज प्रसारण होते हैं या हम नेट चलाते हैं वो किस मंडल के कारण चलाते हैं? आयन मंडल के कारण। एक चौथा पांचवा होता है जिसका नाम है बहिर्मंडल। एक पांचवा होता है बहिर्मंडल। ठीक, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल में 400 किलोमीटर से ऊपर, 400 किलोमीटर से ऊपर का जो मंडल होता है उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। इसमें आसमान आ जाता है। ठीक है, तो ओजोन जो परतें रहती हैं वो कौन से मंडल में होती हैं? समताप मंडल में। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अब क्वेश्चन, अंबुबाची, चापचूरकूल, कुट, नामसोंग या नबकालेबर। नबकालेबर। तो देखो अंबुबाची जो बनाया जाता है भैया, ये असम में बनाया जाता है। ठीक, वहीं चापचरकूट ये कहाँ पे बनाया जाता है? देखो ये जो अ, बनाया जाता है ये मिजोरम में बनाया जाता है। कहाँ पर? मिजोरम में। अगर मैं बात करूं नामसोंग, नामसोंग त्योहार जो मनाया जाता है भैया, ये बनाया जाता है आपके सिक्किम में। सिक्किम में। ठीक, और इसका सही आंसर है नमकलेबर, जो कहाँ पे बनाया जाता है? उड़ीसा में बनाया जाता है। जगन्नाथ, जगन्नाथ मन जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर का एक प्रमुख त्योहार है भैया, ये प्रमुख त्योहार है। ठीक है भैया, अगर मैं बात करता हूँ असम की, जो कामाख्या मंदिर है, कामाख्या, कामाख्या मंदिर है, वहां पर ये, वहां का ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, सबसे सबसे महत्वपूर्ण
ठीक है भैया, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। चापकरकुट, चापकरकुट जो त्योहार मनाया जाता है, ये भैया मिजोरम का सबसे सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे खुशहाली वाला त्योहार है। वहीं बात करूं नामसोंग की, नामसोंग जो है सिक्किम का है। नामसोंग सिक्किम का जो लोग हैं, ये किसान हैं। किसान अपनी फसल कटाई के समय, ये काटने के समय, कटाई के समय मनाते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। निम्न में से भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक है। तो कौन सी महिला है जो लड़ाकू विमान वाहक है, इनमें से बताना है। पुनीत अरोड़ा, दिव्याजीत कुमार, अभिलाषा बराक या प्रिया सैमवाल। देखो, पुनीता अरोड़ा के बारे में आप जानते होंगे, ये पहली महिला थी। पहली महिला कौन थी ये, जो बनी थी लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अभिलाषा बराक, जो है भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान वाहक है। ठीक, ये कहाँ की रहने वाली है, ये हरियाणा की रहने वाली है। हरियाणा के कहाँ की, पंचकुला की ये रहने वाली है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अभिलाषा बराक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या रग्बी। तो देखो, चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। क्रिकेट किसका भैया, इंग्लैंड का। फुटबॉल फ्रांस का और ब्राजील का। ठीक, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। वहीं रग्बी की बात करूं, रग्बी किसका है। देखो, एक तो दक्षिण अफ्रीका, दूसरा क्या है, एक दक्षिण अफ्रीका होगा, दूसरा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया, हॉकी। पाकिस्तान का भी क्या है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और आपको कमेंट में बताना है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। डेविस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से है, बैडमिंटन से है, टेनिस से है या हॉकी से है। तो देखो, डेविस कप किससे संबंधित है, तो डेनिस कप जो है टेनिस से ही संबंधित है। फुटबॉल में हॉकी से संबंधित रंगा स्वामी कप सबसे फेमस है। कौन सा, रंगा स्वामी कप, इसको विशेष तौर पे याद करना है। फुटबॉल का रोवर्स कप फुटबॉल का सबसे प्रसिद्ध। बैडमिंटन का आपको कमेंट में बताना है कि बैडमिंटन का क्या है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। निम्न में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो कब लड़ी गई थी? 1751 में, 1786 में, 1707 में, 1761 में। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, दूसरा और तीसरा कब हुआ था? तो पहले बात कर लेते हैं प्रथम की। तो पहला जो प्रथम पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। कौन किस किस के बीच लड़ा गया था? एक था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें भैया बाबर क्या रहा था, इसमें विजय ही रहा था। ठीक है, बाबर विजय रहा था। वहीं दूसरा हुआ था 5 नवंबर 1556 में 1556 में किस किस के बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जिसमें अकबर क्या रहा था, विजयी रहा था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था भैया मराठा और अफगानिस्तानी, या उसे हम कहते हैं अफगानी। उसका नाम था अहमद शाह। क्या नाम था? अहमद शाह। ये उसमें विजयी रहा था। मराठाओं की इस युद्ध में हार हुई थी। तो भैया इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? अब क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए लेकर आया हूं। महादेव देसाई को, दयानंद सरस्वती को, आचार्य नरेंद्र देव को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, गांधी जी को कौन अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1871 में, 1875 में, 1874 में, 1876 में? तो देखो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1876 में। आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं कौन थे? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस कौन थे? जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना
की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इंडियन एसोसिएशन का जो उद्देश्य था, जो वैध तरीके से आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसमें भारतीयों का सहयोग करना था। ठीक है, संविधान सभा ने भारत के किस संविधान को कब अंगीकृत किया था? संविधान को कब अंगीकृत मतलब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1946 को, या 26 जनवरी 1947 को? देखो, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भैया अपनाया था। उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे? तो भैया सदस्यों के जो हस्ताक्षर हुए हैं वो थे 284 सदस्य थे। ठीक, अब ये अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को ये मतलब भारतीय की संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। ठीक, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। अब 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? देखो, 26 नवंबर को 26 नवंबर को हम मनाते हैं विधि दिवस के रूप में, विधि दिवस। अब बात करते हैं कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया गया था। देखो, लाहौर 1929 में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें यह घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। किस दिन? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अब आपको बताना कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 79 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 114 विनियोग आयोग विधेयक, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। क्वेश्चन अच्छा है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो, बात करते हैं सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद आर्टिकल कितने में आता है? आर्टिकल 124 में आता है भैया। तो इसका सही आंसर मतलब निम्न में से कौन सा गलत है? यही गलत है। अब 79 की बात कर लिया तो 79 में आर्टिकल 79 में क्या आता है भैया? तो देखो, आर्टिकल 79 में आता है संसद का गठन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? राष्ट्रपति आता है आर्टिकल 52 में, प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में, ये आर्टिकल 324 में। ठीक, इसका सही आंसर निर्वाचन आयोग। चाहे हमारे भारत का राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा को, कहने का मतलब किसी का भी निर्वाचन हो, चुनाव हो, वो कौन करेगा? वो करेगा निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल 334 में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कामसाले निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? झारखंड का है, कर्नाटक का, केरल का, बिहार का? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो, कामसाले जो त्योहार है, लोक नृत्य है, ये जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, अब जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव की महिमा
भगवान शिव की महिमा के लिए क्या गाया जाता? भगवान शिव की महिमा के लिए ये लोक नृत्य क्या जाता है? कहाँ? कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका क्वेश्चन का आंसर 90% लोग अच्छा देंगे। देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, 12 अप्रैल को, 25 अप्रैल को या 7 अप्रैल को। देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो देखो 6 अप्रैल को अ, विकास एवं शांति के लिए क्या मनाया जाता? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या अप्रैल को? 6 अप्रैल को। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं बात करूं 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो देखो 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को भैया मनाया जाता है आपका विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है भैया, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। निम्न में से किसने इंडिया गेट का डिजाइन किया था? अब बताना किसने किया था। सर हर्बर्ट बेकर ने, जॉन चारकोल ने, एडविन लुटियंस ने, राम सुतार ने। तो देखो, इसका सही आंसर है एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। अगर मैं बात करूं सर हर्बर्ट बेकर ने, जो संसद थी, संसद का डिजाइन किसने तैयार किया था? सर हर्बर्ट बेकर ने। जॉब चारनॉक ने। इन्होंने भैया जो हमारा कलकत्ता शहर है, जिसे हम कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता नगर का डिजाइन जो तैयार किया था वो इन्होंने ही किया था। ठीक है। और राम सुतार सबसे फेमस है क्योंकि इन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी राम सुतार ने ही इनका डिजाइन तैयार किया था। अगर मैं बात करूं नई संसद का डिजाइन किसने तैयार किया है? देखो, एक व्यक्ति है जिनका नाम है विमल पटेल ने नई संसद का निर्माण किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। थर्मामीटर में पारे के विकल्प के रूप में निम्न में से उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? अब ये 4 ऑप्शन है, सेलेनियम का, आर्सेनिक का, ब्रोमीन का या गैलिस्टन का। देखो, पारा बहुत हल्की धातु होता है। अगर उसे हम वायुमंडल में रखेंगे तो वो एकदम मतलब तरल पदार्थ में मतलब गायब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है।
तो देखो थर्मामीटर में पारे के साथ क्या भर सकते हैं हम, गैलिस्टन। ठीक है, गैलिस्टन को भी भर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? कौन सी झील है? कांवर झील, सलीम अली झील, हुसैन सागर झील, पेरियार झील। देखो सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पर है। ये तो भैया आपकी बिहार में है। कांवर झील कहाँ पर स्थित है? बिहार में है। सलीम अली सागर ये कहाँ पर है भैया? गोवा में। गोवा के कहाँ पर? पणजी में। हुसैन सागर भैया ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना। तेलंगाना क्या दोष है? तेलंगाना। ठीक। अगर मैं बात करूं पेरियार झील कहाँ पर है? ये केरल में। अब जुड़वा शहरों को जो जोड़ने का काम करती है ये हुसैन सागर झील करती है। हुसैन सागर, उस्मान सागर कहाँ पर है? तेलंगाना में झीलें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट झील है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 18। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया। अब उस तांबे के सिक्के का नाम क्या था? रुपया, रूपक था, रुपया था, जीतल था या टका था? तो देखो, अब देखो इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर जो प्रयोग करवाया था वो करवाया था भैया जीतल। जीतल का प्रयोग करवाया था। ठीक है, ये कैसे थे? ये शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के थे। ठीक है, अगर बात करूं मैं इल्तुतमिश की, देखो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक। अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश के शासन काल में तराइन का तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध हुआ था, वो हुआ था भैया, वो हुआ था 1215 में। ठीक, 1215 में इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश विजयी रहा था। ठीक। एक चीज और, इल्तुतमिश की, के बाद जो उसकी पुत्री रजिया सुल्तान वो शासक बनी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? जीतल। चांदी के सिक्कों के स्थान पे उसने तांबे के जो सिक्के चलाए थे वो चलाए थे जीतल। वहीं आगे बात करता हूं मैं। निम्न में से ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। तो किसका प्रकार है? गुरुत्वाकर्षण का है, घर्षण का है, ऊष्मागतिकी का है या चुंबकीय का है? देखो इस क्वेश्चन को पढ़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मागतिकी पे। अब देखो ऊष्मागति के तीन नियम होते हैं। ऊष्मागति के तीन नियम होते हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। अब ये जो है ये कौन से नियम पे आधारित है? ये जो है ठंडे पदार्थ को ऊष्मागति का ऊष्मागति की
सॉरी, दूसरा नियम कौन से नियम पर आधारित है? दूसरे नियम पर, दूसरे नियम। ठीक है। अब दूसरा नियम है क्या कि अगर कोई गर्म वस्तु है, अगर उसे ठंडी वस्तु के संपर्क में लाया जाए तो ठीक है, गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में लाया जाए तो जो ठंडी वस्तु है वो भी जो है दोनों के बीच जितना उष्मा तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों की गर्म ना हो जाए। ठीक है। उष्मा गति का प्रथम नियम, प्रथम नियम की सुन लो। प्रथम नियम भैया ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक। अब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा नियम, तीसरे नियम की बात करूं मैं, तीसरा जो नियम होता है मतलब ऊष्मा की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए, एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए। ठीक। ये कौन से नियम पर आधारित है? दूसरे गति, ऊष्मा गति के दूसरे नियम पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है? 21 मार्च और 21 जून को, 21 जून और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 सितंबर और 22 दिसंबर को। देखो विषुव जो पड़ता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है। अगर बात करूं मैं 21 मार्च की, 21 मार्च की जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेंगी तो देखो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या मनाया जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या मनाया जाएगा? देखो अगर उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु है भैया, वसंत ऋतु बनाई जाती है। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। वहीं बात करूं 23 सितंबर की, भाई 23 सितंबर की बात करता हूं मैं। 23 सितंबर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या मनाया जाएगा? और दक्षिणी गोलार्ध में क्या मनाया जाएगा? देखो इस चीजों को याद रखने के लिए अगर आपको 21 मार्च का पता है तो 22 सितंबर का आराम से पता कर लोगे। देखो यहाँ पे शरद ऋतु मनाई जाती है, इसका उल्टा होता है शरद ऋतु। ठीक। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु बनाई जाती है। ठीक। तो किन दो तिथियों को 21 मार्च से 23 मार्च को ये मनाया जाता है? लगभग ये 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।